हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स हमारे शरीर के लिए वाइटल्स हैं, यानी कि महत्वपूर्ण हैं। इसे जीवन सत्व भी कहा जाता है। ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर की नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इन्हें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद में ये शरीर के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकती, देयरफॉर इट मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट। ओके। अब अगर मैं इसकी फंक्शनिंग की बात करूँ तो ये हेल्थ को मेंटेन करने का, डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने का, बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने का, एजिंग को फाइट करने का एंड कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोसेसिंग होने के बाद बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, वाटर सल्यूबल एंड फैट सल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील एंड वसा में घुलनशील। तो वाटर सल्यूबल विटामिन में दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है। एंड फैट सल्यूबल जो है उसमें चार विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब बात करेंगे वाटर सल्यूबल विटामिन की। तो टोटल मिलाकर के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी होते हैं, यानी कि दो ही हैं, मगर बी कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने आप में ही 8 हैं। तो उसे प्लस विटामिन सी को मिला के टोटल 9 नंबर्स होते हैं। सो देर आर 9 वाटर सल्यूबल विटामिन। इस वाटर सल्यूबल विटामिन के लिए एक ट्रिक है, WBC। W फॉर वाटर सल्यूबल, B फॉर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड C फॉर विटामिन सी। तो WBC से आप याद रख सकते हैं कि वाटर सल्यूबल विटामिन में क्या क्या आता है। ठीक है। So in water soluble vitamins there are 9 water soluble vitamins and these water soluble vitamins जो हैं these are ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, इसीलिए इसके रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी एक्सेसिव अमाउंट होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, तो इसके टॉक्सिसिटी की टेंशन नहीं होती है। देर इज़ नो डेंजर ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी। ओके। अब क्या है कि वाटर सल्युबल विटामिन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, मगर एक एक्सेप्शनल केस है। विटामिन बी 12 जो है वो वाटर सल्युबल होने के बावजूद भी लिवर के अंदर स्टोर होता है फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे फैट सल्युबल विटामिन की। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा कि देर आर टोटल 4 विटामिन, विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड ये जो फैट सल्युबल विटामिन हैं ये बॉडी के फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं, इसीलिए इसके रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में इनका इनटेक हो गया तो ये अक्यूमुलेट होने के बाद इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ विटामिन बी 12। इसे कोबालामिन कहा जाता है। ये एक वाटर सल्युबल विटामिन है। अगर इसकी फंक्शनिंग की मैं बात करूँ तो ये हमारी शरीर के हर एक सेल के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। DNA सिंथेसिस, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में ये एक को फैक्टर का काम करता है। उसके बाद में हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये वहाँ पर माइलिन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है। उसके बाद में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन का काम भी विटामिन बी 12 करता है। अब विटामिन बी 12 के टाइप्स देखते हैं। तो टोटल 3 टाइप्स हैं इसके, साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन और मिथाइल कोबालामाइन। तो साइनोकोबालामाइन जो है वो पर्नीशियस एनीमिया और विटामिन बी 12 की कमी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर्नीशियस एनीमिया क्या है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्सीकोबालामाइन जो है वो साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट के रूप में यूज़ किया जाता है। और जो मिथाइल कोबालामाइन है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके डाइटरी सोर्सेज क्या हैं। तो विटामिन बी 12 जो है वो नेचुरली हमें एनिमल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, ये प्लांट बेस्ड फूड्स में नहीं पाया जाता। ठीक है। तो ये हमें फ़िश में, रेड मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा। ये प्लांट फूड्स में नहीं मिलता। लेकिन जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं ना, दैट इज़ फोर्टिफाइड सेरेल्स या फोर्टिफाइड ग्रेन्स वगैरह, तो उसमें ये अवेलेबल होता है। ठीक है। अब अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूं तो जैसा कि हमने देखा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते, लेकिन विटामिन बी 12 जो है वो एक्सेप्शनल केस है, वो लिवर में स्टोर होता है। ठीक है। तो ये लिवर में 2 से 5 मिलीग्राम की मात्रा में स्टोर होता है एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर 3 ईयर्स। अगर इसका पूरी तरह से कम्प्लीटली कट ऑफ भी हो जाए ना इनटेक का, तो भी ये 3 साल तक चल सकता है। ठीक है।
अब अगर मैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो अडल्ट में इसकी मात्रा 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा 2.6 माइक्रोग्राम पर डे और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उसमें 2.8 माइक्रोग्राम पर डे होती है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेज। द फर्स्ट कॉज इज डाइटरी। अगर कोई वेगन है, वेजिटेरियन फूड को फॉलो करता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने देखा प्लांट फूड्स में विटामिन B12 अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे लोगों को विटामिन B12 की कमी हो सकती है। दूसरा, अगर ऑटो इम्यून कंडीशंस है जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया, तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है मेनली, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो स्टमक के पैराइटल सेल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो भी फ्री फॉर्म ऑफ विटामिन B12 था उसके साथ में इसका बाइंडिंग नहीं होगा और विटामिन B12 शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर उसके बाद में जॉगरेंस सिंड्रोम। जॉगरेंस सिंड्रोम में ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सलाइवरी ग्लैंड्स से हमें हेप्टोकॉरिन नहीं मिलेगा। अगेन इट विल नॉट बाइंड टू विटामिन B12 एंड अब्जॉर्प्शन विल नॉट ऑकर, दैट्स व्हाई विटामिन B12 डेफिशिएंसी विल ऑकर। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है फूड बाउंड कोबालामिन माल एब्जॉर्प्शन। तो अगर एट्रोफिक गेस्ट्राइटिस है, यानी कि स्टमक की इनर लेयर की थिनिंग हो गई है, या फिर क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस है, एच पाइलोराई एसोसिएटेड गेस्ट्राइटिस है, यानी कि अल्टीमेटली स्टमक जो है उसके अंदर की जो लाइनिंग है अगर वो इन्फ्लेम्ड है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उसके बाद में अगर किसी की सर्जरी हुई है जैसे कि पोस्ट गेस्ट्रेक्टमी है या फिर इलियल रिसेक्शन है, यानी कि किसी का अगर स्टमक का पार्ट का रिमूवल हो गया है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज़ इलियम, उसकी सर्जरी हुई है तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में माल एब्जॉर्प्शन में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है तो ये जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर रहने वाले विटामिन B12 को अपने लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में इसकी कमी हो जाती है और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की वजह से इन कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं इंटेस्टाइन की जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, इसकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। फिर अगर एक्लोरहाइड्रिया है यानी कि HCl का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो पेप्सिनोजेन से पेप्सिन कैसे बनेगा, अगर वो नहीं बना तो आगे की कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, फिर कुछ ऑब्स्टेट्रिक्स या फिर गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से, या फिर प्रेगनेंसी में भी इसकी सिंस क्या होता है प्रेगनेंसी में विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो अगर प्रॉपर इंटेक नहीं है तो भी इसकी कमी हो सकती है। फिर जेनेटिक्स में जैसे कि ट्रांसकोबालामिन 2 जो है वो रिक्वायर्ड होता है विटामिन B12 को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए, अगर इसकी कमी होगी तो भी विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, H2 ब्लॉकर्स हो गया, तो इसमें क्या होता है कि स्टमक में एसिड जो है वो लेस प्रोड्यूस होगा तो लेस अब्जॉर्प्शन होगा विटामिन B12 का, जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। देंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके मैच्योरेशन में, उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था, तो अगर इनकी कमी होगी तो एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, पेशेंट जो है उसका स्किन का जो कलर है वो फीका पड़ जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट होती है, भूख नहीं लगती, शरीर का जो भार है उसका क्षय हो जाता है, पाल्पिटेशन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है पेशेंट को। ठीक है, फिर इस मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से ऐसी स्टेट आ जाती है कि जो म्यूकोजल सेल है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जीभ में या फिर मुंह के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज़ ग्लोजाइटिस, स्टोमेटाइटिस। फिर मुंह जो है उसमें जलन होने लगती है, जीभ जो है उसका कलर लाल हो जाता है, कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस मिलते हैं जैसे कि डायरिया है या फिर कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि विटामिन B12 जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, वो माइलिनेशन का काम कर रहा था। ठीक है, तो अगर इसकी कमी होगी तो हमें सेरिब्रम में देखने मिलेगा कि पेशेंट को हेलुसिनेशन प्रोड्यूस हो गए, इल्यूशन हो रहा है, फिर डिमेंशिया हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, ऑप्टिक एट्रोफी हो रही है, जिसकी वजह से आगे चल के विजन लॉस हो सकता है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो उसके अंदर सब एक्यूट डीजनरेशन हो जाता है, डीमाइलिनेशन होता है 3 साइड्स पे। अगर डॉर्सल कॉलम में होता है तो पेशेंट के अंदर जो वाइब्रेटरी सेंसेशन है वो कम हो जाता है, प्रोप्रियोसेप्शन कम हो जाता है। अगर लैटरल ट्रैक की मैं बात करूँ तो पेशेंट के अंदर स्पास्टिसिटी वाली वीकनेस हो जाती है। अगर हम डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक की बात करें तो पेशेंट के अंदर एटेक्सिया मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम पेरीफेरल नर्व्स की बात करें तो सिंस इट वाज व्हाट विटामिन B12 वाज डूइंग, ये माइलिनेशन का काम कर रहा था, तो पेशेंट की नर्व्स में माइलिनेशन
डीमाइलिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर टिंगलिंग और नमनेस मिलती है हाथों और पैरों में, यानी कि पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ कि मुझे सुन्नपन होता है, झुंझुनाहट होती है हाथों और पैरों में। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट होती हैं। उसके बाद में पेशेंट के जो पोस्टीरियर लैटरल कॉलम्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, इसीलिए पेशेंट को पहले पैरास्थीसिया की कंडीशन होती है और आगे चल के लॉस ऑफ बैलेंस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो जाता है। फिर अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करूं तो विटामिन B12 की कमी की वजह से होमोसिस्टिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपर कोएगुलेट की स्टेट होती है और आगे चल के स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। और साइकेट्रिक फीचर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 जो है वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, जो कि हैप्पी हार्मोन्स हैं। तो अगर वो नहीं होंगे तो पेशेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी होगा, मेमोरी लॉस मिलता है, ऐसे पेशेंट्स में बिहेवियरल चेंजेस मिलते हैं। अगर स्किन रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर पेशेंट का जो नक्कल्स है, ओरल म्यूकोजा है, वो हाइपर पिगमेंटेड मिलते हैं। पेशेंट की स्किन येलो होती है क्योंकि आरबीसी का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और फिर पेशेंट जो है उसमें इनफर्टिलिटी मिलती है। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेशेंट का फीटल लॉस जो है वो रिकरेंट होता है और बच्चों में हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। अब हम इसकी डायग्नोसिस की अगर बात करें या फिर लैब फाइंडिंग्स की, तो क्या होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, WBC प्लेटलेट डिक्रीज होते हैं, सीरम विटामिन B12 कम मिलता है, सीरम होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड बढ़ जाता है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हमें लार्ज आरबीसीज देखने को मिलते हैं जिसे कि मैक्रोवेलोसाइट्स कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हाइपर सेगमेंटेड मिलते हैं, यानी कि मोर देन 5 लोब्स। ठीक है, अगर मैं बोन मैरो बायोप्सी की बात करूँ तो उसके अंदर हमें मेगैलोब्लास्टिक न्यूक्लिएटेड सेल्स मिलते हैं। और एक और टेस्ट होता है स्किलिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है ना कि ये जो है ये न्यूट्रिशनल और इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट जो है उसको ओरल रेडियो लेबल विटामिन B12 दिया जाता है। उसके 1 घंटे के बाद में इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 देते हैं और उसके 24 घंटे के बाद में यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, यानी कि अगर 10% ऑफ रेडियो लेबल विटामिन B12 यूरिन में मिलता है, तो वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, मतलब इनटेक प्रॉपर नहीं है पेशेंट का। अगर नेगेटिव रिजल्ट है, यानी कि लेस देन 10% ऑफ रेडियो लेवल विटामिन B12 अगर यूरिन में मिलता है, तो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन का केस है, ऐसा पता चलता है। तो ये लैब फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो जो वेजिटेरियन हैं यानी कि वेगन्स हैं, उनके अंदर हमें विटामिन B12 की कमी मिलती है क्योंकि प्लांट फूड्स में ये अवेलेबल ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम फोर्टिफाइड ग्रेन्स एडवाइस कर सकते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स एडवाइस कर सकते हैं। जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनमें एसिड प्रोडक्शन कम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, तो हम उन्हें विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। पर्नीशियस एनीमिया या फिर माल एब्जॉर्प्शन है तो विटामिन B12 के इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। अगर नर्व डैमेजिंग हो रही है तो भी विटामिन B12 के इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। डाइटरी ऑप्शंस में लीवर जो है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 देखने को मिलता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि लीवर के अंदर ही स्टोरेज होता है ना 2 से 5 मिलीग्राम 3 या 4 साल के लिए। तो लीवर जो है इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, तो हम लोग ये खाने में एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। एंड उसके बाद में क्लैम्स और जो नॉनवेज फूड्स हैं वो। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।